Hello everyone, welcome to my online classroom and today in this video we are going to continue the same chapter of class 10th history chapter 7 print culture and the modern world। आपको पता होगा कि इससे पहले मैंने इस चैप्टर की दो वीडियो पहले बना दी हैं जहाँ पे हम लोगों ने पेज नंबर 164 तक कंप्लीट कर लिया है। बट आज हमें जो स्टार्ट करना है वो पेज है 165 जिसमें आपकी इस चैप्टर की फिफ्थ मेन हेडिंग है द 19th सेंचुरी, जिसमें हम वीमेन चिल्ड्रन और वर्कर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। उनकी लाइफ में किस तरह से प्रिंट कल्चर का रोल रहा, किस तरह से उनकी लाइफ में चेंज आया। इससे पहले आप यहाँ देख सकते हैं मैंने पेज नंबर 161 खोला है क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रह गया था वो मैं भूल गई थी आपको बताना। तो यहाँ से मुझे याद आया कि देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे सोर्स ए इस तरह के जितने भी बॉक्सेस सेपरेट दिए हुए हैं उनसे भी आपके काफ़ी बार कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक रिलीजियस रिफॉर्मर का नाम बताया था, मार्टिन लूथर, ठीक है, जिन्होंने 95 थीसिस लिखे थे। उसी तरह से एक और रिलीजियस रिफॉर्मर रहे हैं जिनका नाम यहाँ पे इस बॉक्स में मेंशन किया गया है, उनका नाम था इरेस्मस, ठीक है। तो इनका जो वर्किंग एज वो था 1466 से लेके 1533 के ड्यूरेशन तक, और ये काफ़ी बड़े ग्रेट रिफॉर्मर रहे हॉलैंड के। इसके साथ ही इन्होंने काफ़ी सारा रिफॉर्मेशन वाला काम हॉलैंड में किया। इसके साथ ही इन्होंने अपनी काफ़ी सारी बुक्स लिखी जैसे पॉकेट डैगर, न्यू टेस्टामेंट, प्रेज ऑफ फॉली, ठीक है। इन सब के बारे में मैं आपको सब नोट्स में प्रोवाइड करूंगी, तो वो आप देख लीजिएगा नोट्स। साथ ही इस चैप्टर का फ्लो चार्ट भी आप देख लीजिएगा, और साथ ही वो जो वर्कशीट होगी वो भी आप चैप्टर पढ़ने के बाद उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिएगा। वहाँ से काफ़ी आपको 1 मार्क के, 3 मार्क के और 5 मार्क के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो देखिए इरेस्मस भी एक तरह से मार्टिन लूथर की तरह एक रिलीजियस रिफॉर्मर रहा, बट उनसे कुछ अलग काम भी इन्होंने किए, ठीक है। यहीं पे एक थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है इरेस्मस के बारे में। अ लैटिन स्कॉलर एंड कैथोलिक रिफॉर्मर हु क्रिटिसाइज द एक्सेसेस ऑफ Catholicism but kept his assistance from Luther, expressed a deep anxiety about printing, he wrote in Arigus, ठीक है। तो इरास्मस जो है एक लैटिन स्कॉलर और कैथोलिक रिफॉर्मर रहे। इन्होंने काफ़ी सारा कैथोलिक रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ काफ़ी सारी क्रिटिसिज्म की है। उनको उनके जो भी सोशल इवेंट्स और सोशल प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स थे उनके खिलाफ ही रहे, बट इनका जो तरीका था क्रिटिसिज्म करने का वो लूथर से काफ़ी अलग रहा, ठीक है। देखिए मार्टिन लूथर का नाम आया जो मैंने आपको बताया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं इन दो पर्सन के बारे में। अगर आपसे एग्जाम में भी अगर रिलीजियस रिफॉर्मर्स के बारे में कुछ पूछा जाए तो आप इन दो के बारे में लिख सकते हैं। तो इनका तरीका बिल्कुल वही था कि वो क्रिटिसिज्म तो करते थे रोमन कैथोलिक चर्च का, बट जो तरीका था वो लूथर से कुछ अलग था, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने अपनी एक एडिगस में 1508 में ये चीज़ों को मेंशन किया है। उनका ये एक कुछ लाइन्स है जो उन्होंने मेंशन करी हैं, वो यहाँ पे दी गई हैं। टू व्हाट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड डू दे नॉट फ्ली these swarms of new books? It may be that one here and there contributes something worth knowing, but the very multitude of them is hurtful to scholarship because it creates a glut, and even in good things satistry is most harmful. Printers fill the world with books, not just trifling things such as I write perhaps, but stupid, ignorant, slanderous, scandalous, raving, irreligious, and seditious books, and the number of them is such that even the valuable publications lose their value. तो देखिए ये कुछ लाइन से जो रेस्मस ने कहा है, इसका मतलब ये जिस तरह से आपने देखो कि मक्खियाँ हर जगह पहुंच जाती हैं, उसी तरह से इन्होंने बोला कि वर्ल्ड का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे बुक्स ना पहुंच पाए, ठीक है। इसके साथ ही इन्होंने लिखा है कि धीरे धीरे जब प्रिंटिंग कल्चर की वजह से इतनी सारी बुक्स मार्केट में आने लगी, और इनमें से काफ़ी सारी बुक्स जो थी कुछ तो बहुत फ़ायदेमंद रही, ठीक है, यहाँ पे लिखा है वर्थ नोइंग रही, फ़ायदेमंद रही स्कॉलर्स के लिए, पढ़ने वाले लोगों के लिए। बट इसके साथ ही देखिए कुछ ऐसी किताबें थी, इतनी मार्केट में इतनी भरमार आ गई थी किताबों की कि कुछ इनमें से बहुत सारी किताब ऐसी भी थी जो हार्मफुल रही, ठीक है। और ऐसी इन्होंने अपना नाम भी मेंशन किया कि ऐसी कुछ बुक्स मैंने भी लिखी हैं जो कि काफ़ी तुच्छ रही, ठीक है, ट्रिफलिंग मतलब तुच्छ। बट और इसके साथ ही बहुत सारी किताबें जो है मार्केट में ऐसी आ गई जो कि मूर्खपूर्ण थी, जैसे ना स्टूपिड थी, इग्नोरेंट थी, जिनमें नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं थी, निंदात्मक थी, साथ ही लज्जाजनक भी रही, साथ ही रेविंग मीन्स पागलों वाली, जैसे होते हैं ना कि इतनी नॉलेज नहीं थी, इतना कंटेंट अच्छा नहीं था, और काफ़ी सारी बुक्स जो थी वो इरिलीजियस भी रही। इसके साथ ही काफ़ी सारी बुक्स में आपने देखे को दंगे फसाद कॉन्स्पिरेंसी वाली चीज़ें भी पढ़ने को मिली। तो इस वजह से इन्होंने ये लिखा कि काफ़ी सारे जो वैल्यूबल पब्लिक
पब्लिकेशन था वो अपनी जो वैल्यू था वो लॉस कर गया था, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी फालतू किताबें भी आ रखी थी। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ से आपको थोड़ा सा कंटेंट याद रखना है एरास्मस के बारे में। ये एक अनदर रिफॉर्मर थे ग्रेट रेपुटेशन के, और इनकी जो प्रिंटेड बुक्स थे वो काफ़ी फेमस रही हैं। और यहाँ की कुछ लाइंस भी आप जब एग्जाम में आएगा तो अपने आंसर को लेंथी करने के लिए आप यहाँ से कुछ लाइंस भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब मूव करते हैं पेज नंबर 165 पे, जो कि आज हमें स्टार्ट करना है, और यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे आ गया पेज नंबर 165, जो कि है मेन हेडिंग है द 19th सेंचुरी। तो अब हमें पढ़ना है जो प्रिंट कल्चर का जितना भी कॉन्टेंट है वो हमें 19th सेंचुरी के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। तो द 19th सेंचुरी सॉ वास्ट leaps in mass literacy in Europe, bringing a large number of new readers among children, women and workers। तो अगर 19th सेंचुरीज में देखें तो काफी वास्ट, बहुत बड़ा लीप हुआ, किस चीज में बदलाव हुआ, लिटरेसी में। ठीक है, अगर साक्षरता का रेशियो देखें तो काफी ज्यादा बढ़ गया यूरोप में, और यहाँ पे ज्यादातर जो लोग पढ़ने वाले हुए, जो न्यू रीडर्स आ गए लार्ज नंबर में, वो थे चिल्ड्रन, वो थी वीमेन, और साथ ही वो थे वर्कर्स। ठीक है, तो आप देखिए हम किस तरह से पूरे हर एक पैरा में चिल्ड्रन, वीमेन और वर्कर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ, देखिए फर्स्ट पैरा में आप पढ़ेंगे चिल्ड्रन के बारे में, सेकंड पैरा में आप पढ़ेंगे वीमेन के बारे में इस पेज में, और थर्ड पैरा में आप पढ़ेंगे वर्कर्स के बारे में। ठीक है, देखिए पेज वाइज एक बहुत जरूरी है कि आपको पता हो रियल में कि कौन सा कॉन्टेंट आप कहाँ पढ़ने वाले हो, ताकि आप जब रिविजन करने बैठो एग्जाम से पहले तो आपको हर पैरा में और हर पेज में पता हो जाए, अच्छा इस पैरा में ये है, इस लाइंस में ये कंटेंट लिखा हुआ है। तो अभी से आप मार्क कर लीजिए। और देखिए मैं पहले आपको बता दें, फर्स्ट पैरा में आप पढ़ेंगे चिल्ड्रन के बारे में, सेकंड में वीमेन के बारे में, और थर्ड में आप पढ़ेंगे वर्कर्स के बारे में। और चिल्ड्रन के बारे में क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से चिल्ड्रन की लाइफ में प्रिंट कल्चर ने अपना रोल प्ले किया, किस तरह से वीमेन की लाइफ में प्रिंट कल्चर ने अपना रोल प्ले किया, और साथ ही किस तरह से वर्कर्स की लाइफ में प्रिंट कल्चर ने अपना रोल प्ले किया। और इसी से रिलेटेड जब एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे कि प्रिंट कल्चर का क्या प्रभाव पड़ा चिल्ड्रन की लाइफ में, तब आप ये वाला पैरा लिख दीजिए पूरा, और पॉइंट वाइज लिखिएगा। साथ ही वीमेन की लाइफ में क्या प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से आप उनके इंपॉर्टेंट राइटर्स, जो भी पब्लिकेशंस थी, जो भी बुक्स थी, वो इस पैरा के अकॉर्डिंग आप मेंशन करेंगे। और याद रखिएगा एनसीईआरटी की जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही जो आपने पढ़ा है वही आप लिखेंगे पॉइंट वाइज। ठीक है आंसर, ये नहीं कि फालतू की बातें लिख दो और जो मेन कंटेंट है वो नहीं आपने लिखा, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं देखिए आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिल्कुल आराम से अभी समझिए, क्योंकि आपके पास अभी बहुत टाइम है। तो अभी जितना आप अच्छे से समझ जाओगे तो आई थिंक कि वो एग्जाम से पहले आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चिल्ड्रन के बारे में पढ़ लेते हैं, किस तरह से प्रिंट कल्चर का रोल रहा चिल्ड्रन की लाइफ में। एज प्राइमरी एजुकेशन बिकेम कंपल्सरी फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी, चिल्ड्रन बिकेम एन इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर्स। प्रोडक्शन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स बिकेम क्रिटिकल फॉर द पब्लिशिंग इंडस्ट्री। देखिए जिस तरह से प्राइमरी एजुकेशन दिन पे दिन लेट 19th सेंचुरी में देखें तो बहुत कंपल्सरी हो गया था। ठीक है, बिकेम कंपल्सरी। अब सब समझिए कि एजुकेशन कंपल्सरी हो जाए तो बिना विदाउट बुक्स के तो काम ही नहीं चलेगा। तो चिल्ड्रन बिकेम एन इंपॉर्टेंट, तो इस तरह से पब्लिशर्स की नज़र में चिल्ड्रन बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी साबित हुई रीडर्स की तरह। प्रोडक्शन और इस तरह से स्कूल टेक्स्ट बुक काफ़ी मात्रा में छपने लगी, और ये बिकेम क्रिटिकल फॉर द पब्लिशिंग इंडस्ट्री। अ चिल्ड्रंस प्रेस डिवोटेड टू लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन अलोन वॉज सेटअप इन फ्रांस इन 1857। तो इस तरह से पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज जो थी उनके लिए बहुत अच्छा हो गया कि वो प्रोडक्शन करने लगे स्कूल टेक्स्ट बुक्स का काफ़ी मात्रा में। और इसके साथ ही फ्रांस में 1857 में एक चिल्ड्रंस प्रेस भी सिर्फ बच्चों के लिए ही, उसमें जितने भी चिल्ड्रन के लिए ही लिटरेचर और जितने भी एजुकेशन मटेरियल चाहिए होता था सिर्फ चिल्ड्रन के लिए छपता था। तो एक तरह से बच्चों को डिवोट करके ये चिल्ड्रन प्रेस जो थी वो सेटअप की थी फ्रांस में 1857 में। तो यहाँ से आपका 1 मार्क क्वेश्चन बन जाता है। इसके साथ ही दिस प्रेस पब्लिश, इस प्रेस में न्यू वर्क के साथ जो नया काम जो है, कहानियां हैं वो तो छापी जाती थी, साथ साथ जो ओल्ड फेरी टेल्स होती थी, फॉक टेल्स होती थी, उनको भी इसमें छापा जाता था। ग्रिम ब्रदर्स, देखिए यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। द ग्रिम ब्रदर्स इन जर्मनी स्पेंट ईयर्स कंपाइलिंग ट्रेडिशनल फोक टेल्स गैदर्ड फ्रॉम प्रिजन्स। तो ग्रिम ब्रदर्स थे जर्मनी में इन्होंने काफ़ी सालें बिताई थी। वहाँ पे इन्होंने क्या काम किया था, जो भी लोक कथाएं थी, जो लोक कहानियां थी, गांव वाले इलाकों में जो भी किसानों से सुना, गांव वालों से सुना उन्होंने, तो वो सही कहानियां इन्होंने कंपाइल करी थी, एक साथ लिखी, एक साथ रख ली, उसको कंपाइल करके रख लिया। व्हाट दे कलेक्टेड, तो काफ़ी साल उन्होंने सब चीज़ें कलेक्ट की। वॉज एडिटेड बिफोर द स्टोरीज वर पब्लिश इन अ कलेक्शन इन 1812। और उसके बाद ये सारी स्टोरीज को उन्होंने थोड़ा सा न्यू एडिशन देके उसको कलेक्शन को कब किस ईयर में पब्लिश किया, 1812 में। एनीथिंग दैट वाज कंसिडर्ड अनसुटेबल फॉर चिल्ड्रन और वुड अपीयर वल्गर टू द इलाइट्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द पब्लिश्ड वर्जन। इसके साथ ही देखिए एक बात याद रखिएगा कि
ठीक है, हर चीज़ जो होती है वो चिल्ड्रन के लिए सूटेबल नहीं होती, ठीक है, कुछ वल्गैरिटी भी होती है, जो कि एलाइट्स का मानना था कि ये वल्गर थिंग्स हैं, तो ये बच्चों की किताबों में नहीं छपनी चाहिए। तो ऐसी चीज़ों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा पब्लिशर्स ने, और इस तरह की चीज़ों को जो पब्लिश हुआ वर्जन उसमें से हटा दिया गया। रूरल फोक टेल्स दस एक्वायर्ड अ न्यू फॉर्म। इस तरह से जो कि रूरल फोक टेल्स जो गाँव में जो कहानियाँ बोली जाती थी, क्योंकि अब एडिशन न्यू वर्जन जब आया तो कुछ चीज़ों को हटा दिया गया और कुछ चीज़ों को ऐड कर दिया गया, तो एक तरह से न्यू फॉर्म आ गई उस चीज़ की। इन दिस वे प्रिंट रिकॉर्डेड ओल्ड टेल्स बट ऑल्सो चेंज देम। तो इस तरह से देखिए प्रिंट, ये जो लास्ट लाइन है कि इस तरह से प्रिंट ने रिकॉर्ड किया ओल्ड टेल्स, जो मुंह से जो कहानियां ओरली लोग सुनाते थे एक दूसरे को, वन जनरेशन से लेकर दूसरी जनरेशन को, अब वो प्रिंट की वजह से वो कहानियां लिखित हो गई, ठीक है, रिकॉर्ड हो गई, और इसका मतलब वो सदियों तक चलेगी। और इसके साथ ही बट ऑल्सो चेंज देम, उनमें कुछ बदलाव भी आया, उन कहानियों में कुछ चेंजेस भी हुए। अब तो यहाँ तक हमने चिल्ड्रन का पढ़ लिया। इसके बाद देखिए वीमेन का आने वाला पैरा। वीमेन बिकेम इम्पॉर्टेंट एज रीडर्स एज वेल एज राइटर्स, ठीक है, जहाँ तक हमें अच्छे से पता है और जितना इससे भी पहले हमने पढ़ा है कि वीमेंस, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि कॉटेसियंस थी, जो प्रोस्टिट्यूट्स थी, इसके साथ ही जो वीमेंस थी रिच क्लासेस की, राइट्स की, उन्होंने भी लिखने का शौक हमेशा रखा, उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ लिखा। इसके साथ ही आप आगे भी पढ़ेंगे इंडिया की कुछ वीमेंस के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। तो इस सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो वीमेन के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप यहाँ से भी पैरा लिख सकते हो, साथ में जो मैं आगे आपको बताऊंगी इंडिया से रिलेटेड, वहाँ से भी आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो। तो इसी तरह से देखिए वीमेन रीडर्स तो रही, साथ में वो राइटर्स भी रही। Penny magazines were specially made for women, as were manuals teaching proper behavior and housekeeping। इसके साथ मैंने आपको पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था पैनी मैगजीन्स। देखिए एक एक पैनी की सस्ती किताबें भी आती थी, मैगजीन्स आती थी, पत्रिकाएं, वो स्पेशली वीमेन के लिए आती थी। और इन मैगजीन्स में क्या कंटेंट होता था, स्पेशली किस तरह से प्रॉपर मैनुअल्स टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर, कि किस तरह से वो सीखें उठने बैठने का ढंग, किस तरह का चाल चलन होना चाहिए, ये सीखें। साथ ही हाउस कीपिंग, घर का रख रखाव किस तरह से करना है, तो इस तरह की मैगजीन्स आती थी, जो आज भी काफ़ी इस तरह से की मैगजीन आज भी मॉडर्न टाइम में भी आती हैं। व्हेन नॉवेल्स बिगिन टू बी रिटन इन द 19th सेंचुरी, वीमेन वर सीन एज इंपॉर्टेंट रीडर्स। इसके साथ ही जब नॉवेल्स लिखने शुरू हो गए 19th सेंचुरी में, देखिए हम पूरा कंटेंट 19th सेंचुरी के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं, तो जब नॉवेल स्टार्ट हो गए लिखने 19th सेंचुरी में, तो वीमेन को देखा जाने लगा एक बहुत महत्वपूर्ण रीडर्स की तरह। सम ऑफ द बेस्ट नोन नॉवलिस्ट वर वीमेन, और इस समय के सबसे जो बेहतरीन जो नॉवलिस्ट थी वो वुमेन ही थी। उनमें से कुछ हैं जेन ऑस्टिन, द ब्रॉन सिस्टर्स, जॉर्ज एलियट, ठीक है। तो इनके नाम आप याद रखिएगा और अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। Their writings became important in defining a new type of woman। अच्छा, इन्होंने जो बुक्स लिखी है, जो नॉवलिस्ट थी, इन्होंने जब अपनी किताबें लिखी, जो भी नॉवेल्स लिखे, उनमें इनका क्या मेन कंटेंट था, तो मेन कंटेंट ये था कि इन्होंने अपनी किताबों, अपनी राइटिंग के थ्रू एक न्यू टाइप की वुमेन को प्रेजेंट किया, ठीक है, एक नए ज़माने की महिला को प्रेजेंट किया। किस तरह की महिला को, अ पर्सन विथ विल, स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनैलिटी, डेटर्मिनेशन एंड पावर टू थिंक। एक ऐसी महिला जिसमें पूरी इच्छा शक्ति हो किसी भी काम करने की, पर्सनैलिटी हो, डिटर्मिनेशन हो उसकी उसकी नज़र में, उसकी लाइफ में, साथ ही पावर टू थिंक, इसके साथ ही उसकी सोचने की क्षमता को भी उसमें इतनी क्षमता है कि वो हर तरह से सोच सके। तो इस तरह की वुमेन को, मॉडर्न लाइफ की वुमेन को इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किया। इसके बाद देखिए अब आ रहा है वर्कर्स का कंटेंट। तो यहाँ पे लैंडिंग लाइब्रेरीज हैड बीन इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम द 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। देखिए लैंडिंग लाइब्रेरीज का मतलब है जब लाइब्रेरीज जो है, आप देखते हो कि लाइब्रेरीज में, कुछ लाइब्रेरीज में किराए पे किताबें मिल जाती हैं, ठीक है, अगर आप टाइम पे नहीं सबमिट करते हो, डिपोजिट करते हो, तो कुछ पैसे कट होते हैं। तो इस तरह का होता है, जैसे आपकी स्कूल की लाइब्रेरीज में भी आपने देखा होगा, आपको 1 वीक के लिए, कुछ डेज के अकॉर्डिंग बुक मिलती है पढ़ने के लिए, और उसके बाद अगर आप उस पर्टिकुलर डेट पे आप रिटर्न ना करो तो आपका फाइन कट होता है। तो इसी तरह से 17th सेंचुरी में के ऑनवर्ड्स देखा जाए तो वहाँ पे इंग्लैंड में स्पेशल लैंडिंग लाइब्रेरीज ओपन हो गई थी, तो ये किताबें किराए पे मिलती थी, ठीक है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो तो थोड़े सस्ते दामों पर किराए पे किताबें पढ़ सकते थे। In the 19th century, lending libraries in England became instruments for educating white-collar workers, artisans, and lower middle class people। अब देखिए जो लैंडिंग लाइब्रेरीज स्टार्ट हुई थी, ओपन हुई थी इंग्लैंड में, ये किसको मदद करने के लिए, किसके लिए यूजफुल रही, तो ये यूजफुल रही एडुकेटिंग वाइट कॉलर वर्कर्स। किसको ज़्यादा तक हेल्प मिली इससे, जो वाइट कॉलर वर्कर्स को मिली हेल्प, साथ ही आर्टिसंस काफ़ी पढ़ते थे इन बुक्स को, और साथ ही लोअर मिडिल क्लास पीपल जो थे, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो ये किताबें पढ़ने का शौक रखते थे। कहाँ से, लैंडिंग लाइब्रेरी से। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक आर्टिसंस तो आपको समझ में आया होगा, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट जो होते हैं, जैसे वीवर्स हो गए, पॉटर्स हो गए, है ना,
जो तरह-तरह के काम करते हैं, तो आर्टिस्ट बोलते हैं उनको, तो आर्टिसंस हो गए ये, और उसके साथ ही लोअर मिडल क्लास भी मुझे समझ में लगता है कि आपको आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो व्हाइट कॉलर वर्कर्स है, इसका क्या मीनिंग है? व्हाइट कॉलर वर्कर्स का मीनिंग ये नहीं है कि उनका जो वो कॉलर होता था वो व्हाइट कलर का होता था, व्हाइट शर्ट पहनते थे, बल्कि व्हाइट कॉलर वर्कर्स से मतलब यहाँ पे क्लर्किकल जॉब से है, ठीक है? जो क्लर्क्स होते हैं, आपने देखा होगा ऑफिस में काफ़ी सारे जो लोग होते हैं जिनको हम हिंदी में बाबू बोलते हैं, ठीक है? बाबू लोग होते हैं, आप क्लर्क्स इनको बोलते हैं नॉर्मली। तो ये ऑफिस में ज़्यादातर मेंटली काम करते हैं, हैंड रिटन जो भी काम होता है, ये फिजिकली किसी तरह का काम नहीं करते हैं। आपने देखा कई जगह पे मजदूर होते हैं जो ईंट पत्थर इस तरह से उठाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो फिजिकली बहुत काम करते हैं। बट जो व्हाइट कॉलर वर्कर्स होते हैं वो चेयर पे जाते हैं आराम से टाइम टू टाइम, और चेयर पे बैठते हैं, और जितना भी मेंटली होता है काम उतना करते हैं। हाँ, और मतलब ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स लिखना, राइट करना, रीड करना, अकाउंट्स वगैरह का काम, तो इस तरह का जो काम करते हैं उनको बोलते हैं व्हाइट कॉलर वर्कर्स। अब आइए नेक्स्ट लाइन पे, समटाइम्स सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास पीपल रॉट फॉर देमसेल्व्स। इसके साथ ही कुछ सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास पीपल भी ऐसा देखा गया कि वो अपने लिए किताबें लिखते थे। आफ्टर द वर्किंग डे वॉज gradually shortened from the mid 19th century, workers had some time for self improvement and self expression। इसके साथ ही उनका वर्किंग डे बिल्कुल इतना टाइम नहीं मिलता था, फिर भी वो कुछ वर्कर्स जो थे मिड 19th सेंचुरी में टाइम निकाल के अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए इन किताबों का यूज़ करते थे। उनको लगता था शायद उनमें इम्प्रूव हो जाएगा, और साथ ही वो अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं कि डायरी लिखने की हैबिट डालिए, तो उसमें डायरी लिखने की हैबिट से क्या होता है कि आप अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस कर रहे हो। जैसे बहुत सारे लोग अपने आप को पब्लिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो थ्रू एटलीस्ट डायरी के थ्रू वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। दे रॉट पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स एंड ऑटोबायोग्राफीज इन लार्ज नंबर्स। तो इस तरह के वर्कर्स ने पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स, ठीक है, पॉलिटिक्स ट्रैक्ट्स मतलब पॉलिटिकल फील्ड में काफ़ी सारी किताबें लिखी, साथ ही ऑटोबायोग्राफीज भी, अब ऑटोग्राफी बायोग्राफीज भी अपने ऊपर भी किताबें लिखी। इसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा बॉक्स 3 में थोड़ा सा कंटेंट एक दिया है यहाँ पे। Thomas Wood, a Yorkshire mechanic, narrated how he would rent old newspapers and read them by firelight in the evenings as he could not afford candles। तो ये थॉमस वुड की एक थोड़ा सा एग्जांपल दिया है कि किस तरह से ये वर्कर था, जो कि न्यूज़पेपर्स, ओल्ड न्यूज़पेपर्स को खरीदता था, पुराने न्यूज़पेपर्स को सस्ते दामों पर, और फिर जब आग जलाता था उस पे, ये इवनिंग के टाइम ये पढ़ता था अपनी जॉब करने के बाद, क्योंकि ये कैंडल्स को अफोर्ड नहीं कर सकता था, मोमबत्तियों को अफोर्ड नहीं कर सकता था। ऑटोबायोग्राफीज ऑफ पुअर पीपल नेटेड देयर स्ट्रगल्स टू रीड अगेंस्ट ग्रीम ऑब्स्टेकल्स। द 20th सेंचुरी रशियन रेवोल्यूशनरी ऑथर मैक्सिम गॉर्की, माई चाइल्डहुड एंड माई यूनिवर्सिटी प्रोवाइड ग्लिम्पसेस ऑफ सच स्ट्रगल्स। तो आप इस तरह से ऑटोबायोग्राफीज पढ़ सकते हो इस तरह के पुअर पीपल की, जैसे थॉमस वुड, जिसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरह से उनके लाइफ में स्ट्रगल रहा, बट उन्होंने फिर भी प्रिंट कल्चर को काफ़ी अहमियत दी। इसी तरह से 20th सेंचुरी में रशियन रेवोल्यूशनरी ऑथर है मैक्सिम गॉर्कीज, माई चाइल्डहुड और माई यूनिवर्सिटी प्रोवाइड ग्लिम्पसेस ऑफ सच स्ट्रगल्स। तो इस तरह की कुछ कहानियों से आप ये कंटेंट समझ सकते हैं किस तरह से पुअर लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया रीडिंग के फील्ड में। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज में, जब इसमें आ रहा है आपका फर्दर इनोवेशंस। और मैं पहले ही बता दूं यहाँ से भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और वो बनते हैं 3 मार्क्स के, ठीक है, 3 मार्क्स और 5 मार्क के, और 1 मार्क के भी आपके बनते हैं। तो मैं आपको बताती चलती हूँ कौन कौन से किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए फर्दर इनोवेशन से समझ में आ रहा है, ग्यूटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के बारे में तो हमने पढ़ा था, ठीक है, और उसकी स्पीड में भी हमें अच्छे से याद है कि 250 शीट्स वो प्रिंट करती थी। अब देखिए ऐसा नहीं होता कि किसी ने एक चीज़ इन्वेंट कर दी अब तो भाई आगे कुछ इन्वेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। हमेशा टाइम टू टाइम प्रोग्रेस होना तो ह्यूमन का नेचर ही है, डेवलपमेंट होना। तो इस तरह से यहाँ पे प्रिंटिंग के क्षेत्र में भी, प्रिंटिंग के फील्ड में भी काफ़ी सारे इनोवेशंस हुए। ऐसे ही कुछ इनोवेशंस हुए प्रिंटिंग मशीन्स को लेकर, तो देखते हैं। बाई द लेट 18th सेंचुरी द प्रेस द प्रेस केम टू बी मेड आउट ऑफ मेटल, ठीक है। अब लेट 18 सेंचुरी तक ऐसा लगा जो प्रेस थी वो पहले जो इसे वुडन होती थी, तो अब जो है मेटल की बनने लगी। थ्रू द 19th सेंचुरी देयर वर अ सीरीज ऑफ फर्दर इनोवेशंस इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। इसी के साथ थ्रू आप 19th सेंचुरी तक देखो तो काफ़ी सारे इनोवेशंस होने लगे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में। इसी तरह का एक चेंज जो है मिड 19th सेंचुरी का दिया है, और इसमें नाम दिया है रिचर्ड एम हो, ठीक है, ये न्यूयॉर्क से बिलोंग करते थे। इन्होंने क्या बनाया, यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन आपका बनता है, क्या बनाया इन्होंने, एक पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस बनाई, एक पावर, ठीक है, पावर जनरेटेड सिलेंड्रिकल प्रेस बनाई। और ये क्यों इतनी फेमस हुई, क्योंकि दिस वाज कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग 8000 शीट्स पर आवर, क्योंकि एक घंटे में इससे आप कितनी शीट्स पर प्रिंट कर सकते थे, आप कर सकते थे 8000 शीट्स। तो देखिए काफ़ी अच्छी स्पीड थी। दिस प्रेस वॉज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रिंटिंग न्यूज़पेपर्स। इसके साथ ही इसकी एक चीज़ और देख लीजिए कि ये काफ़ी यूजफुल रही प्रिंटिंग न्यूज़पेपर्स के लिए। इन दी लेट 19th सेंचुरी, अब देखिए लेट 19th सेंचुरी में, देखिए मैंने बोला ना कि
बाहर पर काफ़ी सारे इनोवेशंस हुए। तो ग्यूटेनबर्ग के बाद मान लीजिए कि रिचर्ड एम हो ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस एक इन्वेंट करी, बनाई। इसके साथ ही देखिए आप दूसरी भी कई सारी प्रेस हुई, तो एक और प्रेस आई ऑफसेट प्रेस, इसको मार्क कर लीजिए। तो ये आपकी आ गई ऑफसेट प्रेस, ये भी डेवलप हुई और इसकी क्या क्वालिटी थी, ये एक टाइम पे 6 कलर्स पे प्रिंट कर सकती थी। इसके बाद देखिए 20th सेंचुरी में इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेसेस आई, ठीक है, जिनकी वजह से काफ़ी प्रिंटिंग ऑपरेशंस हुए। आ सीरीज ऑफ अदर डेवलपमेंट्स फॉलोड, इसके साथ ही और डेवलपमेंट भी जो प्रिंटिंग के क्षेत्र में थी वो फॉलो होने लगी। देखिए सब आपको यहाँ इस पैरा में मिल नहीं सकता, कितना कंटेंट आप लिख नहीं सकते, बुक में मेंशन नहीं किया जा सकता, ना ही आप याद कर सकते हो, तो इसलिए मेन में जितना इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आप याद रखना, एक होगी आपकी रिचर्ड एम हो की पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस, फिर आपकी होगी ऑफसेट प्रेस, और फिर आपकी जो है इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेसेस भी काफ़ी आ गई। इसके साथ ही देखिए मेथड्स ऑफ फीडिंग पेपर इम्प्रूव, जो पेपर डाले जाते हैं प्रिंटिंग मशीन में वो भी काफ़ी इंप्रूव किया गया, किस तरह से डालना है। क्वालिटी ऑफ प्लेट्स बिकेम बेटर, किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए प्लेट्स, और ऑटोमेटिक पेपर रील्स लगा दी गई जिससे कि पेपर फटाफट आते रहे, खत्म ना हो। और साथ ही फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स ऑफ द कलर रजिस्टर वर इंट्रोड्यूस, इसके साथ ही फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स ऑफ द कलर रजिस्टर वर इंट्रोड्यूस, कि किस तरह के कलरफुल रजिस्टर्स जो आपको इंट्रोड्यूस किया गया फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स के साथ। तो ये सारे था। इसके साथ देखिए आपको मैंने बताया पहले पेपर एक एक करके डालते थे, तो आप रील्स में डाल दिए गए ताकि पेपर खत्म ना हो। द एक्यूमुलेशन ऑफ सेवरल इंडिविजुअल मैकेनिकल इंप्रूवमेंट्स ट्रांसफॉर्म द अपीयरेंस ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट, तो इन्हीं सब इंडिविजुअल मैकेनिकल इंप्रूवमेंट्स की वजह से ही जो आज हमारे पास प्रिंटेड टेक्स्ट आता है वो काफ़ी बदलाव के साथ आता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पैरा में। तो हमने देखिए फर्स्ट पैरा में पूरे के पूरे जितने इनोवेशंस हुए प्रिंटिंग प्रेस के अकॉर्डिंग वो हमने पढ़ लिए, ठीक है। इसके बाद चलिए सेकंड पैरा में जो कि है प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स कॉन्टिन्यूसली डेवलप न्यू स्ट्रैटेजीज टू सेल देयर प्रोडक्ट। देखिए जैसे प्रिंटिंग मशीन्स में इतना बदलाव आने लगा, इतनी स्पीड आने लगी, तो आप देखिए पब्लिशर्स और प्रिंटर्स को दोनों को सोचना है किस तरह से, क्योंकि एक तरह की बिजनेसमैन है, ठीक है। आप कोई भी बिजनेसमैन हो तो उसको न्यू न्यू स्ट्रैटेजी सोचनी है ताकि वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेल कर सके और प्रॉफिट अर्न कर सके। तो 19th सेंचुरी में periodical serialized important novels which gave birth to a particular way of writing novels। तो इसी के साथ 19th सेंचुरी में क्या हुआ, periodicals आने लगे। periodicals आप समझते होंगे कि कुछ पीरियड के बाद आती है, जैसे वीकली हो गई, मंथली हो गई, ईयरली हो गई। तो इस तरह के जो नॉवेल्स, जैसे नहीं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, जैसे आपने देखी होगी बाहुबली फिल्म, या इस तरह की जो मूवीज होती हैं, सीरियल्स होते हैं, है ना, तो वो पार्ट पार्ट में आती है ताकि क्रेज बना रहे, इंटरेस्ट बना रहे और लोग वेट करें, और जैसे वो मार्केट में आए वो तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर दें लोग, या टीवी देखना स्टार्ट कर दें। तो इसी तरह का कुछ था, इन्होंने भी स्टार्ट किया 19th सेंचुरी में। पब्लिशर्स और प्रिंटर्स ने सीरियल वाइज नॉवेल्स आने लगे पार्ट 1 पार्ट 2 करके, और इसकी वजह से काफ़ी सारे राइटिंग जो नॉवेल्स थे वो लेके जाने लगे, और साथ ही मार्केट में डिमांड हमेशा बनी रही। इन दी 1920s इन इंग्लैंड पॉपुलर वर्क्स वर सोल्ड इन चीप सीरीज कॉल्ड द शीलिंग सीरीज। तो इसी तरह के जो पीरियोडिकल्स जो नॉवेल्स आने लगे थे मार्केट में, इसी तरह के इंग्लैंड में भी 1920s में इंग्लैंड में ऐसा ही पॉपुलर वर्क जो काम था वो बेचा जाने लगा, किस तरह की सीरीज में, चीप सीरीज में, ठीक है, सस्ते दामों पे बेचे जाने लगे कुछ नॉवेल्स, और इनको कहते थे शीलिंग सीरीज, ठीक है। जैसे मैंने बताया था 1 पेनी में आप खरीद सकते हो, चैप बुक्स जो बताई थी, पेनी चैप बुक्स, उसी तरह से इंग्लैंड में कुछ किताबें आने लगी, बहुत सस्ते दामों पे बेची जाने लगी, और ये नॉवल थे पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह के। तो इस तरह की जो चीज़ें आई मार्केट में और बहुत सस्ती दामों पे आई, उन्हीं को बोलते हैं शीलिंग सीरीज, ठीक है। तो 1 शीलिंग 2 शीलिंग में इस तरह से मिल जाती थी ये शीलिंग सीरीज उनको बोलते थे, और कहाँ बोलते थे, इंग्लैंड में। तो यहाँ से आपका 1 मार्क क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद देखिए द डस्ट कवर और द बुक जैकेट इज ऑल्सो अ 20th सेंचुरी इनोवेशन। तो साथ ही जो डस्ट कवर और जो बुक जैकेट होती थी वो भी 20th सेंचुरी की इनोवेशन थी। इसके साथ ही एक और भी डर था पब्लिशर्स को, 1930s में एक ग्रेट डिप्रेशन आया था, ठीक है, जिसके वजह से काफ़ी सारी कंट्रीज़ को, इवन वर्ल्ड की काफ़ी सारी कंट्रीज़ को बहुत लॉस फेस करना पड़ा। स्पेशली अमेरिका की बात करूँ, या आप इस क्लास 10th की हिस्ट्री के चैप्टर 4 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में पढ़ेंगे ग्रेट डिप्रेशन के बारे में। 1929 से 1930 का ये ड्यूरेशन रहा, और इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम किस तरह से हुई वो हम उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके साथ ही देखिए पब्लिशर्स को डर था जब इतना ज़्यादा ग्रेट डिप्रेशन जब आई, जिसकी वजह से काफ़ी कंट्रीज़ को लॉस हुआ, लोगों को लॉस हुआ, तो पब्लिशर्स को भी डर था कि उनकी जो बुक का परचेजिंग है, जो लोग खरीदते हैं, वो भी धीरे धीरे डेक्लाइन, धीरे धीरे मतलब कम हो जाएगी, बहुत नुकसान फेस होना, मतलब काफ़ी
नुकसान इनको फेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई पब्लिशर्स ने, टू सस्टेन बाइंग दे ब्रॉट आउट चीप पेपर बैक एडिशंस। तो इन्होंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई कि अगर रेट कम, तो पक्का है कि ग्रेट डिप्रेशन है, लोगों के पास जब पैसा नहीं रहेगा तो हर चीज़ का वैल्यू घट जाएगी, रेट कम हो जाएगा। तो इस बात को सोचते हुए कि हमारा नुकसान ज़्यादा ना हो, इन्होंने क्या किया, पब्लिशर्स ने पहले ही बुक्स जो थी उनको सस्ती बनाई। सस्ती किस तरह से कि चीप पेपर बैक, ठीक है, जो पेपर की क्वालिटी थी उसको उसको मतलब चीप क्वालिटी के पेपर लिए, ठीक है। इसी के साथ जो बुक की बाइंडिंग होती है, विदाउट बाइंडिंग इन्होंने किताब बेची। तो इससे क्या हुआ, इनका लॉस नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने इस बात को समझ लिया था। मान लीजिए कि वो इतने अच्छे पेपर क्वालिटी के पेपर लगाते, अच्छे क्वालिटी के, इतने महंगे क्वालिटी को वो बिकते नहीं, सेल नहीं होते उस रेट में, तो बहुत काफ़ी लॉस फेस करना पड़ता। तो इस तरह से देखिए बिजनेस में स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ती हैं। इसके बाद चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे देखिए थोड़ा फिगर स्टार्टिंग में एडवर्टीजमेंट दिया है, एट अ रेलवे स्टेशन इन इंग्लैंड, लिथोग्राफ बाई अल्फ्रेड कॉनकैनिन इन 1874। तो यहाँ पे काफ़ी सारे देखिए आप देख सकते हो, काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट जो हैं स्ट्रीट वॉल्स में, रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे और पब्लिक बिल्डिंग्स में लगाए गए हैं। काफ़ी इसमें से प्रिंटेड एडवर्टीजमेंट्स भी हैं और नोटिस में है। तो आप प्रिंटिंग कल्चर की वैल्यू यहाँ पे समझ सकते हैं कि हर चीज़ प्रिंटिंग मशीन के थ्रू आने लगी, जिससे कि किस तरह से हर जगह ये अवेलेबल होने लगी चीज़ें। इसके साथ चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि आपका 167 पेज, और यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आ गया जो है इंडिया से रिलेटेड, कि इंडिया में किस तरह से प्रिंट कल्चर आया, किस तरह से वर्ल्ड का प्रिंट कल्चर और इंडिया के प्रिंट कल्चर में क्या सिमिलैरिटीज रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी व्हेन प्रिंटिंग बिगन इन इंडिया एंड हाउ आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन वर रिटन बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। तो अब हम पढ़ने वाले हैं किस तरह से प्रिंट कल्चर जो इंडिया में आया, किस तरह की इंफॉर्मेशन आई, और यहाँ पे हम ये भी पढ़ेंगे जब यहाँ पे इंडिया में प्रिंटिंग कल्चर नहीं था, तो जब प्रिंटिंग मशीन थी तो उससे पहले का किस टाइम का दौर था, क्या उस टाइम भी कुछ प्रिंटिंग, कुछ हाथों से लिखी हुई चीज़ें थी कि नहीं थी। तो इसी तरह से देखिए आ रहा है मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। तो सबसे पहले लाइन ही आ गई है कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, कि जब यहाँ पे प्रिंटिंग नहीं थी तो किस तरह के मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखे जाते थे, जो पांडुलिपियाँ होती थी, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को हिंदी में पांडुलिपियाँ बोलते हैं, तो ये किस तरह से लिखी जाती थी। इंडिया हैड अ वेरी रिच एंड ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट। जहाँ तक हमें अच्छे से याद है तो इंडिया का वास्तव में काफ़ी रिच और ओल्ड ट्रेडिशन रहा है हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट से, जैसे कि स्पेशली किस लैंग्वेजेस में, तो संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन एज वेल एज इन वेरियस वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। तो देखिए यहाँ पे संस्कृत आपको पता ही होगा, अरेबिक अरबी भाषा होती है, पर्शियन आपकी पारसी भाषा होती है, फारसी, और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस आपकी लोकल लैंग्वेजेस होती है, जैसे मराठी होगी, कोंकणी हो गई, है ना। तो इस तरह की कुछ वर्नाकुलर मतलब जो किसी पर्टिकुलर, इसको लोकल लैंग्वेज आप रीजनल लैंग्वेजेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर रीजन में बोली जाती हैं, क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये जो हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स इंडिया में पाए गए बिफोर ऑफ द प्रिंट कल्चर, तो ये काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखे जाते थे। तो यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन आपका ये बन जाता है। इसके साथ ही देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट जो यहाँ पे लिखे गए, जो हाथों से लिखे गए, वो लिखे गए पाम लीव्स पे, जिसको ताड़ के पत्ते कहते हैं, और ऑन हैंडमेड पेपर, और इसके साथ जो हाथ से बने पेपर थे उसमें लिखे गए थे। पेजेस वर समटाइम्स ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड। इसके साथ ही जो पेजेस थे उनकी डेकोरेशन देखिए आप यहाँ पे कितनी अच्छी डेकोरेशन भी की गई है, जो कि हाथों से की जाती थी, ब्यूटीफुल चित्र बनाए जाते थे। दे वुड बी एदर प्लेस बिटवीन वुडन कवर्स और स्विन टुगेदर टू इंश्योर प्रिजर्वेशन। इसके साथ ही ये जो वुडन कवर्स देखिए इनको लिख दिया जाता था जैसे पाम लीव्स पे या हैंडमेड पेपर पे, उसके बाद उसके ऊपर जो लकड़ी है वुडन कवर चढ़ा दिया जाता था। जैसे आज हमारी बुक्स में कवर होते हैं, जैसे हमारी बुक फटती नहीं है तो वुडन कवर चढ़ा दिया जाता था, या अगर ये पॉसिबल नहीं है तो क्या करते थे, उसको सिल देते थे, ठीक है, जिससे कि वो काफ़ी टाइम तक प्रिजर्व रह सके। Manuscripts continue to be produced till well after the production of print down to the late 19th century। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो काफ़ी लंबे समय तक लिखे जाने लगे, जब तक कि प्रिंट कल्चर नहीं आया, प्रिंटिंग मशीन्स नहीं आई, तो ये लेट 19th सेंचुरी तक मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखे गए। उसके बाद ही लेट 19th सेंचुरी में जाके ये जब प्रिंट कल्चर आ गया इंडिया में, तब ये खत्म हुआ ये कल्चर। मैन्यूस्क्रिप्ट्स हाउएवर वर हाईली एक्सपेंसिव फ्रेजाइल। अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बाद अगर ये बताया जाए तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है इन्हें लिखने में, और काफ़ी फ्रेजाइल, काफ़ी नाजुक होते हैं, ठीक है, क्योंकि पत्तों पे लिखे जाते हैं, लीव्स पे। दे हैड टू बी हैंडल केयरफुली, और इनको बहुत संभाल के रखना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, और संभाल के पढ़ना पड़ता है ताकि ये फट ना जाए और डिस्ट्रॉय ना हो जाए। और इसके साथ ही देखिए यहाँ पे फिगर 14 में एक कुछ पेजेस दिए फ्रॉम द गीता गोविंदा ऑफ जयदेव। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है कि गीता गोविंदा किसने लिखी थी, तो वो थे जयदेव, पोएट थे ये। और 18th सेंचुरी में दिस इज अ पाम लीफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट इन अकॉर्डियन फॉर्मेट। तो इन्होंने पाम लीफ में कुछ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट आपको यहाँ पे दिखाया, जो कि अकॉर्डियन फॉर्मेट में। अकॉर्डियन से आपको याद होगा मैंने चाइनीज़ आपको बुक्स बताई थी कि चाइनीज़ बुक्स अकॉर्डियन
वे में किस तरह से उनको फोल्ड करके उनको सिला जाता था, ठीक है, एक तरफ से। तो वो आप इसी तरह से यहाँ पे भी अकॉर्डियन फॉर्मेट में ये मैन्युस्क्रिप्ट प्रेजेंट किए गए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट भी फिगर 15 आई है, जिसमें कुछ पेजेस हैं फ्रॉम द दीवान ऑफ हाफिज 1824। हाफिज वॉज अ 14th सेंचुरी पोएट हुज कलेक्टेड वर्क्स आर नोन एज दीवान। तो हाफिज एक 14th सेंचुरी का पोएट है जिसके जितना भी वर्क इन्होंने कलेक्ट किया उसको दीवान बोलते हैं। नोटिस दी ब्यूटीफुली, तो आप इसमें देख सकते हो, मैं जो आपको दिखाई दी किस तरह से बुक को डेकोरेट किया है, बहुत ही सुंदर कैलीग्राफी के द्वारा लिखा गया है, इलस्ट्रेशन है, चित्र जो पिक्चर्स हैं, डिजाइन भी है। मैन्युस्क्रिप्ट्स लाइक द कंटिन्यू टू बी प्रोड्यूस फॉर द रिच इवन आफ्टर द कमिंग ऑफ द लेटर प्रेस। मैन्युस्क्रिप्ट्स देखिए काफ़ी महंगे माने जाते थे, क्योंकि रिच लोगों के लिए ज़्यादातर प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनकी इच्छा के जब उनकी मर्जी होती थी, वो अगर डिमांड करते थे तो उनके लिए मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे जाते थे। और ये काफ़ी लंबे टाइम तक लिखे गए, जब तक लेटर प्रेस भी आगे आ चुकी थी, जो प्रिंटिंग प्रेस भी आ गई थी, तब भी इनकी डिमांड काफ़ी मार्केट में रही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है स्क्रिप्ट वॉज रिटन इन डिफरेंट स्टाइल्स। इसके साथ ही जो ये पत्तों पे जो ये रिटन होता था, मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखी जाती थी, जैसे उनको संभालना मुश्किल होता था, पढ़ना मुश्किल होता था, उसके साथ ही एक चीज़ और भी मुश्किल होती थी, स्क्रिप्ट वॉज रिटन इन डिफरेंट स्टाइल। जो लिखावट होती थी वो डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट लिपि में वो चीज़ें लिखी होती, तो पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती थी। सो मैन्युस्क्रिप्ट्स वर नॉट वाइडली यूज इन एवरीडे लाइफ। तो इस वजह से मैन्युस्क्रिप्ट जो होते थे वो वाइडली एवरीडे, हर पर्सन अपनी एवरीडे की लाइफ में उसको यूज़ नहीं करता था। इवन दो प्री कॉलोनियल बंगाल हैड डेवलप्ड एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ विलेज प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स वर ऑफन डिड नॉट रीड टेक्स्ट। इसके साथ ही अगर प्री कॉलोनियल का टाइम देखें, बंगाल में जहाँ पे काफ़ी सारे नेटवर्क हो गए थे, नेटवर्क बन गए थे विलेज में प्राइमरी स्कूल्स के, और स्टूडेंट्स जो थे वहाँ पे पढ़ने तो जाते थे, बट वो टेक्स्ट नहीं पढ़ते थे, ठीक है, वो रीडिंग नहीं करते थे, क्योंकि इतनी क्वांटिटी में बुक्स थी नहीं, अवेलेबल नहीं थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स ही थे कुछ। दे ओनली लर्न टू राइट, ठीक है, वो क्या सीखते थे, सिर्फ वो सीखते थे लिखना। टीचर्स डिक्टेटेड पोर्शंस ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम मेमोरी, स्टूडेंट्स रॉट देम डाउन। तो ये कुछ गुरुकुल वाला सिस्टम हो गया, जहाँ पे जो गुरु होते थे, जो टीचर्स होते, वो बोल बोल के ही बच्चों को चीज़ें सिखाते थे, टेक्स्ट की कोई भी चीज़ वो पढ़ पढ़ के बोलते थे, और जो बच्चे हैं उनको अपनी मेमोरी के अकॉर्डिंग ही लर्न करते थे और याद रखते थे। मैनी दस बिकेम लिटरेट विदाउट एवर एक्चुअली रीडिंग एनी काइंड्स ऑफ टेक्स्ट। और उनमें से काफ़ी सारे जो बच्चे थे काफ़ी लिटरेट बने आगे चल के, विदाउट रीडिंग एनी, इस तरह की किसी भी किताब को, किसी भी तरह के मैन्युस्क्रिप्ट को बिना पढ़े हुए। तो एक तरह से उनकी मेमोरी पे ही वो चीज़ें डिपेंड करती थी, किस तरह से उनको गुरु याद कराते थे। इसी तरह से देखिए कुछ फिगर 16 में पेजेस हैं ऋग्वेदा के। ये हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट से प्रोड्यूस हुई थी इंडिया में टिल मच आफ्टर दी कमिंग ऑफ प्रिंट, और द मैन्युस्क्रिप्ट वॉज प्रोड्यूस इन द 18th सेंचुरी इन द मलयालम स्क्रिप्ट। और ये जो 18th सेंचुरी में मलयालम स्क्रिप्ट में ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो प्रेजेंट किया गया है। इसके साथ ही देखिए आता है 6.2 नेक्स्ट हेडिंग, जो कि प्रिंट कम्स टू इंडिया, की प्रिंटिंग जो कल्चर है, प्रिंटिंग मशीन इंडिया में कब आई। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले याद रखना कि जो प्रिंटिंग मशीन, जो प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में आई थी, वो आई थी गोवा में, ठीक है, और ये इन्हें कौन लाया था, पोर्टुगीज मिशनरीज लाए थे इन दी मिड 16th सेंचुरी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आ रहा है नेक्स्ट लाइन, जेसुइट प्रिंस लर्न कोंकणी एंड प्रिंटेड सेवरल टेक्स्ट। तो जेसुइट प्रिंस नाम के एक पर्सन थे जिन्होंने कोंकणी लैंग्वेज में, जो मैंने आपको बताया वर्नाकुलर लैंग्वेजेस होती हैं काफ़ी सारी, लोकल लैंग्वेजेस और रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, तो उन्होंने काफ़ी सारे सेवरल टेक्स्ट, काफ़ी सारी चीज़ों को, डिफरेंट फील्ड्स की चीज़ों को प्रिंट किया था कोंकणी लैंग्वेज में। इसके साथ ही बाई 1674 अबाउट 50 बुक्स हैड बीन प्रिंटेड इन द कोंकणी एंड द कन्नड़ लैंग्वेज। इसके साथ ही 1674 तक 50 बुक्स जो थी प्रिंट हो चुकी थी कोंकणी लैंग्वेज में और कन्नड़ लैंग्वेज में। कैथोलिक प्रीस्ट प्रिंटेड इन दी फर्स्ट तमिल बुक इन 1579 एट कोचीन। इसके साथ ही जो कैथोलिक प्रीस्ट थे गोवा में, उन्होंने फर्स्ट तमिल बुक जो थी वो यहाँ पे, तो कैथोलिक जो प्रिंस थे उन्होंने प्रिंट की थी फर्स्ट तमिल बुक 1579 में, और कहाँ पे, कोचीन में। एंड इन 1713 द फर्स्ट मलयालम बुक वॉज प्रिंटेड बाय देम। इसके साथ ही 1713 में जो फर्स्ट मलयालम बुक, देखिए तमिल बुक भी, फर्स्ट तमिल बुक भी इन्होंने कैथोलिक प्रिंस ने प्रिंट की थी, और साथ ही फर्स्ट मलयालम बुक भी इन्होंने ही प्रिंट की थी। तो ये सारा आपका इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट यहाँ पे आ रहा है। By 1710, Dutch Protestant missionaries had printed 32 Tamil texts, many of them translations of older works. इसके साथ ही 1710 में डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज ने भी 32 तमिल टेक्स्ट को प्रिंटेड किया था, और इनमें से काफ़ी सारे जो ओल्ड, जो जितना भी वर्क था, ओल्ड कहानियाँ जो भी टेक्स्ट थे, उन्हीं को ट्रांसलेट किया था। इसके साथ देखिए नेक्स्ट पैरा में आ रहा है, द इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस डिड नॉट ग्रो इन इंडिया टिल quite late, even though the English East India Company began to import presses from the late 17th century। तो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी प्रेस इंडिया में नहीं आई थी, और
इवन दो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बल्कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंपोर्ट कर रही थी प्रेसेस फ्रॉम द लेट 17th सेंचुरी, ठीक है, लेट 17th सेंचुरी से खरीद रही थी दूसरी कंट्री से प्रिंटिंग मशीन, बट इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी प्रेस का काम अभी तक मार्केट में नहीं आया था इंडिया में। फिर देखिए इसके बाद नेक्स्ट पैरा में जो आप आने वाला है इंग्लिश से रिलेटेड क्या हुआ, तो फ्रॉम 1780, ये ईयर बहुत ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया का फर्स्ट आप कह सकते हो जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर जो प्रिंट हुआ था वो 1780 में हुआ था, और वो किसके द्वारा हुआ था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की बिगिन टू एडिट द बंगाल गैजेट, ठीक है। तो जो फर्स्ट ब्रिटिश पेपर था उसका नाम था बंगाल गैजेट, एक ये वीकली मैगजीन होती थी दैट डिस्क्राइब इटसेल्फ एज अ कमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल। तो इस मैगजीन ने बोला था कि हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका है, ठीक है। और इसके साथ ही सो इट वॉज प्राइवेट इंग्लिश इंटरप्राइज प्राउड ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल इन्फ्लुएंस दैट बिगन इंग्लिश प्रिंटिंग इन इंडिया। इसके साथ ही ये एक हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका की तरह इन्होंने अपने आप को बताया, इस पत्रिका को, बंगाल गैजेट को, जो किसी के प्रभाव में नहीं है, ठीक है, किसी के कंट्रोल में, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है। यानी ये पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले जो औपनिवेशिक शासन से आज़ाद थी, यानी जो अंग्रेज यहाँ पे शासन करते थे उनसे बिल्कुल आज़ाद थी, और ये निजी निजी अंग्रेजी उद्यम थी, ठीक है, अपनी एक पर्सनल आप कह सकते हो तो इंटरप्राइज थी, अपनी इंग्लिश इंटरप्राइज अलग से थी, और इससे अपनी स्वतंत्रता पे बहुत अभिमान था, ठीक है, कि ये जो चाहे वो छाप सकती थी, प्रिंट कर सकती थी। हिकी पब्लिश्ड अ लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट्स इंक्लूडिंग दोज दैट रिलेटेड टू द इम्पोर्ट एंड सेल ऑफ स्लेव्स। तो हिक्की ने इसमें काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट्स के बारे में लिखा जिसमें इंक्लूडेड थे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दी स्लेव्स, ठीक है, जो गुलामों को बेचा और खरीदा जाता था उनके बारे में भी इन्होंने लिखा था। बट ही ऑल्सो पब्लिश अ लॉट ऑफ गॉसिप अबाउट द कंपनी सीनियर ऑफिशियल्स इन इंडिया। इसके साथ ही जो सीनियर ऑफिशियल्स इंडिया में थे, ब्रिटेन के जो यहाँ पे काम कर रहे थे, उनके बारे में भी इसने काफ़ी सारी गॉसिपिंग अपनी इन मैगजीन्स में लिखी, बंगाल गैजेट में लिखी। इंट्रेस्ट बाई दिस, इसके खिलाफ जब थोड़ी सी बात जब गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने सुना, क्योंकि उनको कंप्लेन मिली थी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने भी इनके इनके बंगाल गॉजेट में अपने बारे में ये पढ़ा, ऑफिसर्स के बारे में, क्योंकि ये एज अ गवर्नर जनरल यहाँ पे हायर थे, इस पोस्ट पे यहाँ पे काम कर रहे थे, तो इनके बारे में भी काफ़ी कुछ पेपर में लिखा गया था। तो इसके बाद जो है हिक्की को प्रोसिक्यूट किया, उन पे मुकदमा चलाया गया, एंड इंकरेज द पब्लिकेशन ऑफ ऑफिशियली सेंशन न्यूज़पेपर दैट कुड कंट्रोल द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट डैमेज द इमेज ऑफ द कोरियन गवर्नमेंट। इसके साथ ही वॉरेन हेस्टिंग्स ने उन प्रिंटिंग मशीन्स को जो इंडिया में जो न्यूज़पेपर्स पब्लिश करते थे उनको काफ़ी बोला कि आप, ठीक है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन को और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे बारे में लिखिए, और इस तरह से क्या होगा, जो चीज़ें हिक्की के पेपर्स के थ्रू लोगों को पता चली थी कॉलोनियल गवर्नमेंट के बारे में, जिस तरह से उनकी इमेज खराब हुई थी, तो शायद अब जो इनके कंट्रोल में जो पब्लिशर्स हैं, जो प्रिंटिंग मशीन से, और अब जब ये अपने सेंशन न्यूज़पेपर्स को पास करवाएंगे और वो लोग पढ़ेंगे, तो शायद कॉलोनियल गवर्नमेंट की इमेज थोड़ी सुधर जाए। बाय द क्लोज ऑफ द 18th सेंचुरी अ नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स अपीयर इन प्रिंट। इसके साथ ही 18th सेंचुरी के अंत तक काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स जो मैगजीन्स थी वो आने लगी, प्रिंटेड होने लगी। देवर इसके साथ जो इंडियंस थे, भारतीय थे, उन्होंने भी लिखना पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया इंडियन न्यूज़पेपर्स को। इसमें से एक है द फर्स्ट टू बी अपीयर वॉज द वीकली बंगाल गैजेट ब्रॉट आउट बाई गंगाधर भट्टाचार्य हु वॉज क्लोज टू राम मोहन रॉय। तो इसी के साथ एक वीकली आप कह सकते हो एक वीकली मैगजीन और न्यूज़पेपर यहाँ पे स्टार्ट हुआ, प्रिंट हुआ, जो कि फर्स्ट लिखा गया बंगाल गैजेट, और ये किसके द्वारा लिखा गया, गंगाधर भट्टाचार्य ने इसको लिखा था, जो काफ़ी करीबी थे रामन रॉय के, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको इस पैरा में देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज़ें जो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे 1780 में मैंने आपको बताया कि हिक्की का बंगाल जो गैजेट था वो फर्स्ट ब्रिटिश न्यूज़पेपर था, ठीक है। इसके साथ ही इसको जो बंगाल गैजेट है हिक्की का, इसको हम ओरिजिनली इसका नाम था कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जानते हैं, और इसके साथ ही ये इंग्लिश लैंग्वेज वीकली न्यूज़पेपर था जो कि पब्लिश हुआ कोलकाता में, द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आपको पता होगा कि दिल्ली से पहले जो हमारी इंडिया की कैपिटल रहती थी ब्रिटिश इंडिया के टाइम में वो थी कोलकाता, ठीक है। और हाँ, जहाँ तक हिक्की की बात है तो हिक्की को फादर ऑफ द इंडियन प्रेस भी बोला जाता है, और गंगाधर भट्टाचार्य को ये भी फाउंडर रहे हैं बंगाल गैजेट के, और इनको भी इंडियन न्यूज़पेपर्स का फाउंडर बोला जाता है।
यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग वाली बात जो मैं आपको बोल रही हूँ वो ये है कि आप जरा स्पेलिंग देखिए तो दोनों की एक ही स्पेलिंग, सेम स्पेलिंग है। देखिए, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भी बंगाल गैजेट पास किया, ठीक है, इन्होंने प्रिंट किया। इसके साथ ही देखिए नीचे आ रहा है गंगाधर भट्टाचार्य ने भी बंगाल गैजेट प्रिंट किया। तो यहाँ से अब कंफ्यूजन ये क्रिएट हो जाती है, जब आपसे पूछा जाता है कि बंगाल गैजेट किसने लिखा, तो आप किसका नाम लिखोगे, जेम्स ऑगस्टस हिक्की का या फिर गंगाधर भट्टाचार्य का। तो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ी सी देखिए मिस्टेक करना तो ह्यूमन नेचर में ही है और सबसे गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। तो यहीं पे एक एनसीईआरटी की भी एक थोड़ी सी गलती यहाँ पे जो दिख रही है कि इन्होंने सेम स्पेलिंग मेंशन कर दिया, जबकि ये जो सेम स्पेलिंग नहीं थी। बंगाल गैजेट जो जेम्स ऑगस्टस हिक्की का उसकी करेक्ट स्पेलिंग है मेंशन की है, पर जो गंगाधर भट्टाचार्य के बंगाल गैजेट की स्पेलिंग है वो थी चेंज है, वो मैं आपको बता देती हूँ, आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसकी स्पेलिंग है BANGAL और जो गैजेट है उसकी स्पेलिंग है GEZZETE, ठीक है। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, बंगाल की स्पेलिंग इसमें होगी BANGAL और गैजेट की स्पेलिंग है GEZZETE, ठीक है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक, थोड़ी सी प्रॉब्लम और मिसप्रिंट भी आप समझ सकते हो, मिसप्रिंट हो गया होगा क्योंकि काफ़ी लेटेस्ट एडिशन नहीं आया, शायद आपके पास जो एडिशन हो शायद उसमें करेक्ट स्पेलिंग हो। तो इस तरह से देखिए काफ़ी डीपली नॉलेज आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी। तो अगर बंगाल गैजेट का क्वेश्चन आता है तो आपको स्पेलिंग थोड़ी देखनी पड़ेगी, और जहाँ तक मुझे लगता है जेम्स ऑगस्टस हिक्की से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा। और आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं कि किस पर्सन ने अपने मैगजीन में, वीकली मैगजीन में, जो कि एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स की तरह भी यूज़ होता था, उसमें ब्रिटिश ऑफिसर्स के बारे में काफ़ी गॉसिपिंग की थी और किसको पनिशमेंट मिली थी। तो आप जेम्स ऑगस्टस हिक्की का नाम लिख सकते हो, किस ईयर में, तो वो था 1780। इसके बाद चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज में, जो कि रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स। उस टाइम इंडिया में काफ़ी रिलीजियस रिफॉर्म्स और पब्लिक डिबेट्स भी हुए जिसमें प्रिंट कल्चर का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा। तो इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो आप आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा रिवाइज भी कर लीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।